हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थीन डिस्क के कारण उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होगा, ये निकालने की कोशिश करेंगे और फिर उसके तरह तरह के स्पेशल केसेस देखेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ये एक थीन डिस्क होना चाहिए। एक बात और ध्यान रहे कि चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज यहां खुद से नहीं फैलेगा। हम लोग एक डिस्क लेंगे और उसके किसी एक सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिफॉर्मली। तो जब भी कभी इस तरीके से लिखा रहे नॉन कंडक्टिंग डिस्क, तो ये समझ जाना है कि उसके एक ही सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, दोनों पे नहीं। तो चार्ज is distributed on one surface only. तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास कोई एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, बहुत पतला सा डिस्क है। ये डिस्क का सेंटर, ये डिस्क का एक्सिस, एक्स डिस्टेंस दूर हमारे पास कोई एक पॉइंट पी। इस डिस्क के पास वैसे तो दो सरफेस होगी, देखिए दूसरा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी सी इस डिस्क की चौड़ाई है। आप कैसा भी डिस्क लें, उसमें थोड़ी सी भी तो चौड़ाई होगी। जैसे एक कागज के पन्ने का ही डिस्क ले लें, तो उस कागज का भी तो कुछ विड्थ है ही। पर जैसे ही लिखा हुआ है नॉन कंडक्टिंग, तो हम लोगों को सारा का सारा चार्ज एक सरफेस पे मानना है, दूसरे सरफेस पे कोई चार्ज नहीं लेंगे। और अगर इसके पास टोटल चार्ज Q है और इसका सरफेस एरिया A, ये इस डिस्क का स्पेसिफिकेशन है, एरिया। एक तरफ का एरिया A और इस पे Q चार्ज लेकर एक ब्रश से अच्छे तरीके से एक सरफेस पे फैला दिया गया। क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इसलिए यहां पे सिग्मा डिफाइन होगा और हम लोग सिग्मा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इस फॉर्मूले से लिखेंगे। आप दो तीन क्लास पहले जाकर देख सकते हैं कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा सिंबल दिए थे और सिग्मा को हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया के नाम से जानते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस डिस्क पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज फैला है, किसी एक सरफेस पे। दो सरफेस होंगे पतले से डिस्क में, पर चार्ज एक ही सरफेस पे है। मतलब आप मान लें कि चार्ज का एक सर्कल पड़ा हुआ है, सर्कल ऑफ चार्ज है, सरफेस ऑफ चार्ज। इसकी वजह से यहां पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ई लिखूं, हम देख पा रहे होंगे कि बाय सिमेट्री चार्ज की इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आगे की तरफ होगा। अभी हम लोग इसको डिराइव भी कर लेंगे, पर यहां अभी हम रिजल्ट लिख रहे हैं। और इस ई का वैल्यू ये होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर डिस्क के एक सरफेस को पे चार्ज को फैला दिया जाए तो उस एक लेयर की वजह से एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये डिस्क का सरकमफ्रेंस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सबसे बड़ा एंगल डिस्क इस पॉइंट पी पे यही बना रहा होगा। अगर इस एंगल को हम थीटा मैक्स लिखें, थीटा मैक्स, तो यहां पे कॉस थीटा मैक्स, कॉस थीटा मैक्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, क्योंकि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, इसलिए ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स। कुछ इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है। एक बात और देख सकते हैं, अगर इसी रिजल्ट को हम चार्ज के फॉर्म में लिखें तो यहां पे सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई ए, तो सिग्मा को रिप्लेस कर दीजिए क्यू डिवाइडेड बाई ए, क्यू डिवाइडेड बाई ए, तो ये नीचे बनेगा 2a एप्सिलॉन 0 और बाकी ब्रैकेट में जो पहले था वही रहेगा, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ये कह लीजिए q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मैक्स। तो ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिए। एक डिस्क के किसी एक सरफेस पे अगर चार्ज Q मौजूद है तो उसकी वजह से x डिस्टेंस दूर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर इसी चीज को सिग्मा के टर्म में बोले, मतलब डिस्क के एक सरफेस पे चार्ज का डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस रिजल्ट को आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ध्यान रहे, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा रहा है वो एक सरफेस के कारण, चार्ज के कारण लिखा जा रहा है। मतलब डिस्क पे वैसे तो दो सरफेस हैं, अगर पतला सा डिस्क है तो दो सरफेस हैं, लेकिन चार्ज एक ही सरफेस पे फैला हुआ है, उसकी वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी आपको कह दे कि उस नॉन कंडक्टिंग पतले से डिस्क के दोनों सरफेस पे अगर चार्ज लगा दिया जाए तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दुगना होगा, क्योंकि एक सरफेस के कारण इतना, दूसरे सरफेस के कारण भी इतना, तो इस वजह से रिजल्टेंट इसका डबल हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है और केवल नॉन कंडक्टिंग डिस्क लिखा हुआ है तो हम हमेशा मानेंगे कि ये चार्ज एक सरफेस पे बटा हुआ है, तो हम हमेशा मानेंगे कि चार्ज एक सरफेस पे बटा हुआ है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। काम का चीज बस यही है, लेकिन इसका डेरिवेशन जरूरी है, क्योंकि जब भी सवाल में सिग्मा वेरिएबल करेगा तो फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो वैसे केस में आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। ये आइडियल केस है, अगर यूनिफॉर्म है तो बार बार यही रिजल्ट काम आएगा, इसलिए इसको तो याद कर लीजिए। लेकिन जब वेरिएबल होगा तो ये रिजल्ट काम नहीं आएगा, फिर वैसे में आपको मैथमेटिक्स लगाना होगा। तो किस तरीके से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है।
तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये एक डिस्क है, डिस्क पे टोटल चार्ज क्यू, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया ए हम लोग जानते हैं सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म बटा हुआ है। ये इस डिस्क का सेंटर है, यहां से x डिस्टेंस दूर एक्सिस पे एक पॉइंट P है और इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस डिस्क का रेडियस R है। तो अब हम लोगों को, चूंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज है, तो हम लोग को एलिमेंट लेना होगा, और हम लोग जानते हैं कि डिस्क में एलिमेंट एक थीन रिंग होता है। तो एक काम करते हैं, सेंटर से C डिस्टेंस जाकर एक छोटा सा स्मॉल r रेडियस का एक रिंग लेते हैं, और इसकी चौड़ाई ये शायद आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, इसको सेट कर दिए हैं। ये अपना एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग। दो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चार्ज, और ये चार्ज निकाला जाएगा इसके एरिया से। अगर इसका एरिया dA है तो dq बराबर सिग्मा इंटू dA, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा ये होता है dq डिवाइडेड बाई dA। तो इसका मतलब है छोटा सा एलिमेंटल चार्ज हमेशा सिग्मा इंटू dA के बराबर होगा। सिग्मा हम लोग को मालूम है q बाई ए, और ये dA चाहिए होगा। dA कहने का मतलब इस शेडेड हिस्से का, जिसको हमने ब्लैक हिस्से से शेड किया है, उसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए एक डिस्क में एलिमेंट रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल r है। अब इसमें इसका विड्थ r का इंक्रीमेंट मतलब dr। तो हम लोग अपने पहले नॉलेज से जानते हैं कि इस छोटे से एरिया को हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ। एक रिंग जिसका रेडियस r है उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r और उसका विड्थ dr। तो इस शेडेड रिंग का एलिमेंटल एरिया 2 पाई r इंटू dr, ये हम लोग 11th में बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो इस एलिमेंटल रिंग पे आने वाला चार्ज सिग्मा इंटू डी है। सिग्मा के टर्म में अगर सॉल्व कर लिया जाए तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, इसीलिए सिग्मा भी कांस्टेंट है। तो ये आने वाला है सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर। यहां देख पा रहे हैं ये हिस्सा कांस्टेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने इस डिस्क में एक रिंग एलिमेंट लिया है जिसके ऊपर इतना चार्ज है, और इसके जस्ट पिछले सेक्शन में हम लोग देख रहे थे कि एक रिंग के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो अगर इस रिंग के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई लिख दूं, तो हम लोग जानते हैं कि डीई बराबर के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां रिंग का रेडियस स्मॉल r है, क्योंकि इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो उस रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एलिमेंटल रिंग की वजह से P पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट पॉइंट P। हम देख पा रहे हैं कि ये अलोंग द एक्सिस है। हम ऐसा कोई सा भी एलिमेंट यहां पे काटेंगे, रिंग एलिमेंट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा।
मतलब सारे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ, मतलब ये सीधे इंटीग्रेट करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ला सकते हैं। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये चुपचाप डीई का इंटीग्रेशन। अब डीई कहने का मतलब है कि डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई इतना, और डी क्यू का वैल्यू है इतना, तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन के डी क्यू कहने का मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट वाले पार्ट को हम लोग बाहर कर देंगे। ये के सिग्मा 2 पाई, इसको बाहर रख रहे हैं। 2 पाई के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा, ये के का वैल्यू है, और ये 2 पाई सिग्मा। एक्स भी यहां कांस्टेंट है क्योंकि सेंटर से पॉइंट पी की दूरी नहीं बदली, क्योंकि हम लोग कोई सा भी एलिमेंट ले, हमको एक्स डिस्टेंस दूर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस गिवन इक्वेशन में अपना एक्स भी कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी हम लोग बाहर रख ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन हो रहा है आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां पे देखिए, यहां पे वेरिएबल स्मॉल आर है और फंक्शन भी स्मॉल आर का है, एक्स तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि स्मॉल आर को आप कहां से कहां तक बदलें ताकि ये पूरा डिस्क बन के तैयार हो जाए। तो ये डिस्क बनने का शुरुआत तब होगा जब स्मॉल आर बराबर 0 हो, और धीरे धीरे ये आर बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगा अगर स्मॉल आर का वैल्यू आप कैपिटल आर के बराबर कर दें। मतलब यहां पे स्मॉल आर का लिमिट 0 से कैपिटल आर। अब इसको इंटीग्रेट करते ही अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो खुद से ट्राई कर लीजिए, नहीं तो हम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो ये तो 2 पाई 4 पाई कट के यहां पे सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स। एक काम कीजिए, यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये 2r/dr, ये 0 बराबर 2z/dz, 2 कैंसिल हो गया, मतलब r/dr बराबर z/dz। अब इस चीज को, इस r/dr का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे z/dz। तो वैसे केस में अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलने को है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर हो रहा है z/dz, और ये नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को चूंकि हमने जेड स्क्वायर से रिप्लेस करा है, तो ये जेड स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब ये जेड का पावर क्यूब, और ये इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बारी है। यहां पे लिमिट 0 से स्मॉल आर था, तो जब स्मॉल आर बराबर 0 रखा जाए तो ये जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब जेड बराबर एक्स। और जब ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखा जाएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ये जेड का वैल्यू
ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, मतलब जेड बराबर अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या तो यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, चूंकि यहाँ घिस पिच हो रहा है इसलिए यहाँ लिमिट नहीं रखेंगे, हम लास्ट में रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये अपना है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा रह गया डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 डिवाइडेड बाई जेड। लिमिट जो पहले चल रहा था वही को रख दीजिए, 0 से कैपिटल आर, लेकिन ये z बराबर कितना है ये भी ध्यान रखिएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहां मिल रहा है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये -1 डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये लिमिट जेड का नहीं है, ये स्मॉल आर का लिमिट है। आर बराबर 0 से लेकर आर बराबर कैपिटल आर है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल जेड है, तो जेड को रिप्लेस कर देंगे आर के टर्म में, स्मॉल आर आया हुआ है हमारे पास। तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे आर बराबर 0 से लेकर कैपिटल आर। तो अभी इसको मिटा रहा हूं मैं, तो देयरफॉर ई नेट ये बचा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी लिमिट रखने की बारी है, पहले स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, तो ये -1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब स्मॉल आर की जगह 0, तो ये 0 रखते ही 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स, मतलब -1 बाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स। अब इस x को अंदर लेकर चलते हैं, तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले आप इसमें मल्टीप्लाई, ये -x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा आप इसको रीअरेंज कर लें, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बच गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट है, आप देख पा रहे हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। डेरिवेशन भी एक प्रोसेस है, क्योंकि ये वेल नोन प्रोसेस है कि जब भी हमारे पास एक डिस्क होगा तो उसमें एलिमेंट हम लोग रिंग लेते हैं, आर रेडियस पे जाकर एक पतला सा पट्टी डी आर काट लीजिए, उस पे चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज निकालने के लिए आपको पहले एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, और वो एरिया हम लोग जानते हैं 11th से ही जानते हैं कि सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इस पतले से रिंग के को काट कर बाहर निकाल लीजिए, इसका इनर रेडियस आर और उसका विड्थ डी आर, धागे मतलब उसको कैंची से काट के सीधा कर लीजिए। तो अब देखिए इस रिंग का लेंथ कितना, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, चौड़ाई डी आर, तो इस पतले से पट्टी का एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू डी आर, वही हम लोग लिखे थे और आगे एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत है तो हमसे। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन कंडक्टिंग डिस्क,
thin conducting disk on its axis. मतलब ये कंडीशन है अपना। अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें अपने पास थीन नॉन कंडक्टिंग डिस्क था, जिसमें यह माना गया था कि चार्ज एक ही सरफेस पे है। अगर नॉन कंडक्टिंग बोलेगा तो हमेशा हम लोग को यही मानना है कि चार्ज एक सरफेस पे है। लेकिन अब नॉन कंडक्टिंग को हटाकर कंडक्टिंग डिस्क। कंडक्टिंग कहने का मतलब चार्ज आपको खुद से नहीं फैलाना। आप लेक्चर 1 जाकर देखिए, वहां पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में यही इंफॉर्मेशन दिया था हमने। कंडक्टर में चार्ज खुद ही फैल जाता है और वो आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो यहां आप जो भी चार्ज देंगे वो खुद ही खुद एक सरफेस पे नहीं, दोनों सरफेस पे बढ़ जाएगा। थीन इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर आप थीन नहीं करेंगे तो वो जो एक सरफेस है, कर्व सरफेस, उस पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब टोटल चार्ज दोनों फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस इस पे बढ़ेगा। अब अगर हम इसको थीन कह लेते हैं तो आइडियली हम कह सकते हैं कि इस कर्व सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो जितना भी चार्ज उस डिस्क को सप्लाई किया गया वो दोनों के दोनों उसके फ्लैट सरफेस पे होगा। तो ये कहानी पिछले वाले से थोड़ा अलग हो गया। मतलब यहां पे चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट itself on both surfaces. Charge will distribute itself on both surface. दोनों सरफेस पे खुद को खुद ही बांट लेगा, आपको यहां बांटने की जरूरत नहीं है। नॉन कंडक्टर वाले में ये काम आपको करना था, चार्ज को यूनिफॉर्मली बांटना था। अब अगर देखा जाए तो ये अगर हमारे पास डिस्क है अगर ये हमारे पास डिस्क है और इसको कोई बाहर से चार्ज Q सप्लाई किया गया तो ये Q अब दो हिस्से में बटेगा। चलिए हल्का सा इसका विड्थ भी दिखाते हैं। हालांकि आपको डायग्राम में विड्थ नहीं दिखाना है क्योंकि थीन है तो ये कागज के पन्ने की तरह पतला है। हम बस समझाने के लिए ये डिस्क में थोड़ा सा चौड़ाई दे रहे हैं। अब देखिए, एक सरफेस इधर है, दूसरा सरफेस इधर है। Q चार्ज दोनों सरफेस में बटेंगे। अगर बाहर में कोई फील्ड नहीं है तो ये दोनों पे आइडेंटिकल बटेंगे। यहां भी Q/2 और इस सरफेस पे भी Q/2। यहां अगर सिग्मा है तो यहां भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा। तो यहां अगर इस सरफेस एरिया फ्लैट एरिया A है तो इधर भी एरिया A होगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सिग्मा बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। कहने का मतलब ये Q डिवाइडेड बाय 2A। तो ये बेसिक डिफरेंस है पिछले वाले केस से। पिछले वाले केस में नॉन कंडक्टिंग डिस्क को Q चार्ज दिया गया था और वो सारा का सारा चार्ज एक ही सरफेस पे था, इसलिए सिग्मा Q डिवाइडेड बाई A था। जबकि इस केस में भी Q चार्ज देने दिया गया लेकिन ये दो सरफेस पे बट गया। तो आइडियली एक सरफेस पे Q/2 और दूसरे पे भी Q/2, जबकि सरफेस एरिया वही है इसलिए सिग्मा बदल गया। तो यहां का सिग्मा और पिछले वाले केस का सिग्मा दोनों एक नहीं है, दोनों में सिग्मा में बदलाव हो गया। टोटल चार्ज जबकि सेम है, कंडक्टर आइडेंटिकल है सेम एरिया का, टोटल चार्ज सेम, सरफेस एरिया सेम, लेकिन सिग्मा बदल चुका है। अभी हम लोग को इसकी वजह से यहां से x डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0 1 माइनस x डिवाइडेड बाई, अगर इसका रेडियस r है, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। पर इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो क्या अपना अपना चार्ज एक ही सरफेस पे है या दो सरफेस है? तो दो सरफेस है। ये एक सरफेस के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दूसरे वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे वाले सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। मतलब पहले वाले के कारण भी आगे और दूसरे वाले के कारण भी आगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत थीन है। तो वैसे केस में जो डिस्टेंस इस पॉइंट P का पहले सरफेस के सेंटर से लिया जाएगा, वही डिस्टेंस इस पॉइंट P का दूसरे सरफेस के सेंटर से भी आएगा, क्योंकि ये थीन है। अगर थिक होता तो वैसे केस में यहां डिस्टेंस x, तो दूसरे का डिस्टेंस x प्लस समथिंग, ये जितनी चौड़ाई होती उतना लिखते। पर थीन कहने से हमारे पास ये लिबर्टी आ गया कि दोनों ही सरफेस से पॉइंट P की दूरी बराबर होगी। इस वजह से दोनों का ही इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे सेम होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण है, तो दो सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कुल मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 - x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है, जबकि पिछले वाले में भी डिस्क पे क्यू चार्ज था और इस वाले में भी डिस्क पे क्यू चार्ज है। फर्क बस इतना है कि पिछला वाला नॉन कंडक्टिंग था और ये वाला कंडक्टिंग है। तो क्या इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया? जबकि चार्ज तो सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, और सोर्स चार्ज के पास दोनों ही केस में सेम चार्ज है आइडेंटिकल दूरी पे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बदला? तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव अभी भी नहीं हुआ, एक्सप्रेशन बदल गया है। वहां पे सिग्मा और यहां पे सिग्मा दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप चार्ज के टर्म में लिखिए, यहां पे सिग्मा कितना है, Q डिवाइडेड बाई 2a, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार, तो ये Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये 1 - x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वही है जो नॉन कंडक्टिंग का था। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स की प्रॉपर्टी है और दोनों ही केस में डिस्क आइडेंटिकल है। फर्क बस इतना है कि एक में कंडक्टिंग था और दूसरे में नॉन कंडक्टिंग है। वही रेडियस, वही सरफेस, पतला सा डिस्क है, और उतनी ही दूरी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो सेम इन्फ्लुएंस होगा, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। मतलब अगर पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम था, तो इस वाले के कारण भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम ही होगा। ये देखकर तो लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन ये देखकर लग रहा होगा नहीं, वहां तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन था, यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो 200 न्यूटन पर कूलम। पर ऐसा नहीं है, वहां सिग्मा और यहां सिग्मा, दोनों सिग्मा में डिफरेंस है। वहां पे सिग्मा था Q डिवाइडेड बाई a, जबकि यहां पे सिग्मा है Q डिवाइडेड बाई 2a। तो लिखने के लिए एक्सप्रेशन तो बदल गए, लेकिन वैल्यू या मैथमेटिक्स करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों के दिमाग में कि जब कंडक्टिंग आ जाए तो नॉन कंडक्टिंग का डबल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो। ऐसा नहीं होता। अगर थीन डिस्क है तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। एक्सप्रेशन अगर आप सिग्मा में लिखेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, पर रिजल्ट वही होगा। इसीलिए बेहतर है कि इक्वेशन को चार्ज में लिखा कीजिए, क्यू के टर्म में। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर, दोनों ही केस में एक्सप्रेशन भी सेम आ जाएंगे। एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
तो अब स्पेशल केस 2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। तो जब भी कभी इस तरीके का बोल दे तो हमेशा चार्ज को एक सरफेस पे लेना है, दो सरफेस पे नहीं। तो अब बात है कि इनफाइनाइट सीट कैसे बनाएंगे। हम तो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, क्या डिस्क से इनफाइनाइट बनाया जा सकता है? हां, अगर डिस्क का रेडियस बहुत बड़ा कर दिया जाए तो वो डिस्क डिस्क दिखेगा या फ्लैट सा बड़ा सा सरफेस सीट की तरह दिखेगा? बिल्कुल सीट की तरह दिखेगा। तो एक डिस्क में एक कंडीशन लगा के जिसमें आर टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो वो डिस्क का बिहेवियर एक इनफाइनाइट सीट की तरह हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, if the radius of disk becomes very large, comma, then its behavior becomes like an infinite seed. मतलब अगर डिस्क में कंडीशन लगा दे रेडियस टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। तो अब बात है, क्या हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क जहां पे आर टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये लिमिट लगा दीजिए, लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर आर को इंफिनिटी पे टेंड करवाया जाए तो वैसे केस में आर स्क्वायर भी इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट प्लस समथिंग, ये तो इनफाइनाइट है। अंडर रूट्स, ये भी इनफाइनाइट है। समथिंग बाय इनफाइनाइट जीरो। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लिमिट रखने के बाद केवल इतना ही बचा रह जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1 माइनस जीरो, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर चार्ज के टर्म में लिखवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप टोटल चार्ज लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीट है तो चार्ज इन्फिनिटी तक बटा हुआ है, तो एरिया तो इनफाइनाइट हो चुका होगा, तो टोटल चार्ज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग सिग्मा के टर्म में लिखेंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा इनफाइनाइट सा एक सीट है और इसके किसी एक सरफेस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये डिस्क से बना, डिस्क में रेडियस को बहुत बड़ा कर देंगे तो ये सीट की तरह बिहेव करेगा और इसकी वजह से यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये कांस्टेंट है,
या फिर यूं कह लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब ये x कुछ भी कर दिया जाए, मतलब आप इस सीट या इस डिस्क से कितने भी दूरी पे चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये x यहां पे इररिलेवेंट हो जाएगा। आप यहां भी रहते तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता। हम यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे होते तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये एक इनफाइनाइट डिस्क की सीट के कारण स्पेस में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और उसका वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको हम लोग लिखेंगे। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट is constant और यूनिफॉर्म। मतलब आप कितनी भी दूरी पे रहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब बात है डायरेक्शन की। डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सीट से परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the seat। अब थोड़ा सा इस सीट को ऐसे घुमाइए तो वैसे केस में ये सीट आपको सीट नहीं एक लाइन दिखेगा। हम लोग बहुत बार बुक में इसको 2 लाइन से दिखा देता है और बीच में एक इस तरह का चार्ज रख देता है। ये अपना सीट का सिंबल है, आप ऐसे लिखिए या फिर हम तो या केवल एक लाइन बना दीजिए। ये सिंबल इनफाइनाइट का है, ये इनफाइनाइट तक चला हुआ है, ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो वैसे केस में स्पेस में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इससे परपेंडिकुलर होगा सीट से और उसका वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस तरफ की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी देखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को आप सीट को दिखाने का तरीका ये भी होता है कि आप सीधे एक लाइन दिखा दीजिए। नोटेशन है, यहां पे लिख दीजिए कि इसके पास अगर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा कहने का मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो वैसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब चार्ज से कितनी दूरी पे हैं ये बात इमैटेरियल है, सीट से कितनी दूरी पे हैं ये बात इमैटेरियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान रखिए इस केस में आपका सीट नॉन कंडक्टिंग है। मतलब ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं वो सीट के सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज मौजूद है। अगर 2 सरफेस होता
तब दोनों का ही इंफ्लुएंस होता और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल हो गया होता, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं करा है तो आप हमेशा एक सीट की वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए। केस थर्ड, स्पेशल केस 3। ये थोड़ा सा थिक सीट है, थिक नॉन कंडक्टिंग सीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक नॉन कंडक्टिंग uniformly charged seat। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये थीन सीट्स थे, थीन डिस्क भी था, डिस्क को बाद में हमने सीट में कन्वर्ट किया। अब ये थोड़ा सा थिक है और चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली बटा है इसका मतलब चार्ज उसके वॉल्यूम में भी होगा। मतलब ये हमारे पास कोई एक डिस्क, हल्का सा चौड़ाई है इसमें, ये डिस्क की चौड़ाई है और ये थिकनेस T के बराबर है। अब चूंकि चार्ज इस पे फैला हुआ है तो यहां पे हम लोग रो डिफाइन करेंगे, जहां पे रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब चार्ज अंदर भी मौजूद है, मतलब सरफेस पे तो है ही है, चार्ज अंदर भी मौजूद है और इसका रेडियस r है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस वही हैं, इसका एरिया सरफेस एरिया a है। इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होगा और इसका मैग्नीट्यूड होता है रो टी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे ये कंडीशन लगा हुआ है t मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन r ऑन एंड x, ये कंडीशन है। ये जो थिकनेस ऑफ सीट है दिस मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस एंड डिस्टेंस एट विच वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये भी थीन है इन सब के रिस्पेक्ट में। ये मानने का कारण ये है कि अगर ये बहुत पतला है तो वैसे केस में चाहे राइट सरफेस से पॉइंट P की दूरी देखी जाए वो भी हम लोग x लेंगे, लेफ्ट सरफेस से भी पॉइंट P की दूरी वो भी हम लोग x लेंगे। अब चूंकि ये एक वॉल्यूम चार्ज है तो वैसे केस में चार्ज के इसमें इनफाइनाइट लेयर्स पड़े होंगे। जैसे देखिए हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं कि पतले पतले इनफाइनाइट लेयर पड़े हुए हैं। मतलब अगर इसका फ्रंट व्यू देखा जाए तो डिस्क आपको ऐसा दिख रहा होगा और ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर, ये 4 लेयर, ये 5 लेयर, ये 6 लेयर, ऐसे से इनफाइनाइट लेयर पड़े। किसी पे चार्ज Q1 है, किसी पे चार्ज Q2 है, किसी पे चार्ज Qn भी है। तो समझिए इस बात को, चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज अंदर भी है, हम लोग एक सरफेस पे एक लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एफ। चार्ज के टर्म में लिखो तो
Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये थिक हो जाने के कारण चार्ज इसके अंदर भी पैक है, ये पूरा चार्ज से भरा हुआ है, चार्ज इसके अंदर भी है। और ये यहां तक की दूरी, ये थिकनेस इसका t है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्क एक लेयर से नहीं, इनफाइनाइट लेयर का असेंबली है। तो एक एक करके सारे लेयर्स के कारण आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ लिया जाए तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मान लीजिए पहले लेयर पे चार्ज Q1 है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दूसरे लेयर पे चार्ज Q2 है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तीसरे लेयर पे चार्ज Q3 है तो ये तीसरा टर्म आएगा। फिर आखिरी लेयर पे चार्ज अगर Qn है तो इस तरीके से ये n तक चला जाएगा। हम यहां देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn को एक ब्रैकेट में रखेंगे डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन 0 और यहां बचेगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पे टोटल चार्ज Q है। अब सोचिए ये क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, ये तो इस थिक डिस्क पे टोटल चार्ज है। तो मतलब यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर चार्ज के टर्म में रिजल्ट लिखना है तो चार्ज के टर्म में तो यही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये थिन है या थिक है, लेकिन ध्यान रहे इसकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए, r या फिर x, तो ये रिजल्ट है। अगर रो के टर्म में लिखना है तो क्या करूं? रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस पूरे डिस्क का वॉल्यूम कितना? एरिया इंटू थिकनेस। ये तो सिलेंडर है ना, छोटा सा सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, और उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया इंटू हाइट, मतलब यहां पे थिकनेस। तो अगर रो के टर्म में लिखना है तो Q को रिप्लेस कर दीजिए ना वहां पे। तो हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, Q बराबर कितना? रो ए टी डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे a और a कैंसिल होगा और फिर अपना रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रो टी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही वो रिजल्ट है जो हमको याद रखना है। थिक डिस्क पे सवाल नहीं आते हैं, नहीं आया आज तक, लेकिन रिजल्ट याद रखिएगा कि अगर थिक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है तो इसमें चार्ज का एक लेयर नहीं, इनफाइनाइट लेयर है। हम एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, तो वैसे वैसे जितने भी लेयर हैं हर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जोड़ लेंगे, अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। यहां भी ध्यान दीजिए, अगर चार्ज के टर्म में लिख रहे हैं तो एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हैं तो एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया है। आप सिग्मा नहीं लिख के सिग्मा की जगह रो इंटू टी लिखेंगे। सिग्मा नहीं लिख के सिग्मा की जगह रो इंटू टी लिखेंगे। अभी देखिए इसको एक और तरीके से बोल देते हैं। ये डिस्क है या फिर ये सिलेंडर है पतला सा,
दोनों ही केस में चार्ज तो बराबर ही है ना। तो अगर टोटल चार्ज को देख लिया जाए, अगर टोटल चार्ज देख लिया जाए तो ये डिस्क होता, तो वैसे केस में हम लिख रहे होते हैं सिग्मा इंटू एरिया, हाँ या ना, क्योंकि डिस्क पे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं। तो टोटल चार्ज बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। लेकिन यहां पे तो ये सिलेंडर है पतला सा, थिकनेस आ गया तो सिलेंडर हो गया ना। तो यहां पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ रहा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन चार्ज है तो उतना ही क्यू जितना पहले था। तो ये क्यू चार्ज किसके बराबर लिखेंगे, रो इंटू वॉल्यूम, एटी, चार्ज इंटू वॉल्यूम। तो आप यहां से देख लीजिए, एरिया एरिया कट जाएगा, तो सिग्मा बराबर रो इंटू टी। और आप जानते हैं कि एक डिस्क, पतले से डिस्क के एक लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये। अगर ये थिक है तो उस सिग्मा को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रो इंटू टी। तो बस सिग्मा को रिप्लेस कर दिया गया रो इंटू टी से। तो या तो आप इस तरीके से देख लीजिए, या फिर आप सीधे कन्वर्ट कर लीजिए सिग्मा को रो में, वहां से भी सीधे रिजल्ट आ जाएगा। पर ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीन अलग अलग केसेस हमने देखे, एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग एक सवाल देखते हैं। ये एक इनफाइनाइट सीट है, इससे एक डिस्क काट के निकाल दिया गया। इस इनफाइनाइट सीट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। इससे एक डिस्क काट कर निकाल दिया गया जिसका रेडियस आर है। यहां से इसके डिस्क के एक्सिस पे कुछ दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है, एक्स डिस्टेंस दूर मान लीजिए। तो हमको बताना है एक्स कितना है। मतलब सवाल कुछ ऐसा है, अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर is cut out from an infinite sheet having surface charge density sigma. Full stop. Find distance x on its axis at which electric field intensity is sigma divided by 4 epsilon naught. तो ये सवाल है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश कीजिए।
देखिए आंसर कैसे आता है या नहीं आता। अभी आप इनफाइनाइट सीट के कारण फील्ड भी जानते हैं, अभी आप एक डिस्क के कारण भी फील्ड जानते हैं। ये आपका पॉइंट बी है। तो आंसर आ गया होगा। एक बार देखिए हम कर रहे हैं, आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट है देन इट्स वेरी नाइस, और अगर गलत होता है तो फिर आप अपने अप्रोच को चेक कीजिएगा कि आपने जिस तरीके को फॉलो किया उसमें कहाँ गड़बड़ हो गई, ताकि वो आगे ये गलती ना हो। तो ये एक्स निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रखा है सिग्मा। तो एक बात बताइए, ये तो कैविटी की तरह बिहेव कर रहा है ना, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो अगर यहां कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले यहां पे एक डिस्क भर दीजिए जिसका चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा है, पर यहां तो खाली है। इसका मतलब यहां पे एक डिस्क नहीं, यहां पे दो डिस्क भरना पड़ेगा, एक प्लस सिग्मा डेंसिटी का और दूसरा माइनस सिग्मा डेंसिटी का, ताकि नेट अभी भी जीरो हो। जीरो सिग्मा कहने का मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे। सबसे पहले इस प्लस सिग्मा को लीजिए, बाकी सीट का भी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका भी प्लस सिग्मा, तो ये तो कंप्लीट प्लस सिग्मा हो गया, और ये एक इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। और एक इनफाइनाइट सीट की के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, एक इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 होता है किसी भी डिस्टेंस पे, एक्स हो या x1 हो या x2। समझिएगा इस बात को। जहां पे खाली जगह था, मतलब जहां कुछ भी नहीं, कैविटी है, वहां पे हम दो डिस्क लाकर भरे हैं। एक डिस्क का चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा है, बाहर वाले से मैच कर रहा है, तो दूसरे वाले का माइनस सिग्मा होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे नेट जीरो चाहिए, कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट सिग्मा जीरो होना चाहिए। अब इसको दो भाग में ब्रेक कीजिए। पहले आप इस प्लस सिग्मा को देखिए, केवल इसका यूज करेंगे पहले। तो ये प्लस सिग्मा, ये ऊपर भी प्लस सिग्मा, मतलब ये पूरा कंप्लीट सीट तैयार हो गया। मतलब एक कंप्लीट सीट के कारण यहां से एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पर ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिजल्ट को लिखने में हम लोग इस कैविटी वाले हिस्से को प्लस सिग्मा से भर चुके हैं। तो इसके इफेक्ट को कैंसल कौन करेगा? माइनस सिग्मा। तो अब यहां पे इस माइनस सिग्मा वाले डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। तो ये प्लस, एक डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा। लेकिन कौन सा सिग्मा? माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझिएगा इस बात को। यहां कुछ नहीं था तो पहले प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा देते ही ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट सीट कंप्लीट हो गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। लेकिन ये आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि इस हिस्सा में जो खाली था वहां पे ये लिखते वक्त हमने प्लस सिग्मा भर दिया। तो इसमें से इसके इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, और इसका इफेक्ट उतना ही है जितना इसका इफेक्ट है, बस माइनस करना होगा। तो ये इसके इफेक्ट को माइनस किया जा रहा, मतलब ये तो एक डिस्क है जिसपे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड
माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला हमने लगा दिया है, क्योंकि ये माइनस सिग्मा था इसलिए माइनस सिग्मा। तो इस वाले में इस प्लस सिग्मा का रोल आ गया और ये इस माइनस सिग्मा का रोल है। दोनों एक दूसरे में जैसे ही जोड़ेंगे प्लस वाला माइनस वाले को कैंसिल आउट कर देगा। अब जो बच रहा है वो जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है उसका इफेक्ट आ गया। और सवाल में ऐसा लिखा है कि ये हिस्सा सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सब जगह से कैंसिल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1, ये -1, ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लेते हैं तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला हिस्सा अपना कैंसिल हो गया, आप इसको स्क्वायर कर लीजिए मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस गिव्स अस 4x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस गिव्स अस 3x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हेंस x बराबर r डिवाइडेड बाई √3। मतलब ये पॉइंट P इस कैविटी के एक्सिस पे r/√3 डिस्टेंस पे होना पड़ेगा अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना है तो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना है तो यहां पे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अप्लाई किया। आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिए। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और हम उसका रिप्लाई करेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो एक सवाल अभी हम लोग और करेंगे। वैसे वीडियो काफी लंबा हो चुका है लेकिन फिर भी एक सवाल और करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करेंगे। बहुत बार हम लोग को सवाल कुछ इस तरीके का मिलता है, खूब सारे सीट मिलेंगे, 1 सीट 2 सीट 3 सीट, चलिए ऐसे ले लेते हैं। इस पे 4 डेंसिटी +2 सिग्मा, इस पे -3 सिग्मा, इस पे +8 सिग्मा, कुछ इस तरीके से है। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ये हम लोग नॉन कंडक्टिंग सीट मानेंगे। और ये हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इस पॉइंट को A लिखा जा रहा है, इस पॉइंट को B लिखा जा रहा है, इस पॉइंट को C लिखा जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट D है। ये चारों के चारों सारे के सारे इनफाइनाइट सीट हैं। ऑल सीट्स are of infinite dimensions। वैसे मैं एक बात और बता दूं, सीट्स इनफाइनाइट डायमेंशन के नहीं होते, सीट्स का बिहेवियर इनफाइनाइट होता है। जैसे ये बोर्ड इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन अगर इस बोर्ड से 2 मिलीमीटर दूर आके इस बोर्ड को देखें, 2 मिलीमीटर दूर, तो ये बोर्ड बहुत बड़ा दिखेगा, इनफाइनाइट दिखेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप किसी पहाड़ को देखते हैं, दूर से देखते हैं तो वो पहाड़ छोटा नजर आता है, लेकिन उसी पहाड़ को एकदम पास जाकर देखिए तो वो पहाड़ बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा दिखाई पड़ता है। तो इनफाइनाइट कुछ भी नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है कि आप किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि ये सीट्स इनफाइनाइट डायमेंशंस के हैं तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका लंबाई चौड़ाई इनफाइनाइट हो गया। ऐसा नहीं कि एक किनारा हिमालय पे पहुंच गया और दूसरा हिंद महासागर पहुंच गया, ऐसा नहीं है। हम जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं
मतलब सीट से जितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। ये मतलब होता है इनफाइनाइट सीट का बिहेवियर कहने का। तो ये सारे के सारे सीट्स इनफाइनाइट डायमेंशंस के हैं, मतलब इन सब पॉइंट्स के लिए, मतलब ये दूरी ये सब जो सीट से इनकी दूरी है, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये सारे के सारे सीट इन पॉइंट्स के लिए इनफाइनाइट नेचर शो करेंगे। हमसे पूछा है कि इन पॉइंट्स पे एबीसीडी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है, आते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं। एट पॉइंट ए, तो कुल मिला के अपने स्पेस में कितने प्लेट्स हैं? 3। तो स्पेस के किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का सुपरपोजिशन होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालना है तो इन तीनों प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पे लिख के वेक्टर से जोड़ना पड़ेगा। और चूंकि सारे के सारे पैरेलल प्लेट्स हैं तो पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0, लेकिन पहले वाले का सिग्मा कितना है? +8 सिग्मा। तो +8 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। जैसे ये पॉइंट ए है तो पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा इतना, +8 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पीछे होगा, नीचे की तरफ। ये लग गया डायरेक्शन नीचे। अब डायरेक्शन दे दिया, अब लिखना है मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है? तो 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। दिमाग में आ रहा होगा कि -3 सिग्मा क्यों नहीं लिखा? तो बेटा प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन शो करते हैं। एक वेक्टर में 2 चीजें देनी होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ये रहा उसका मैग्नीट्यूड और ये रहा उसका डायरेक्शन, बस इसलिए माइनस नहीं लगाया। अगर हम मैथमेटिक्स में लिख रहे होते तो माइनस लिखना पड़ता, क्योंकि उसके डायरेक्शन को उसके एक्सप्रेशन में ही दिखाना है। तो एक्सप्रेशन में जब दिखाएंगे तो प्लस और माइनस से दिखाए जाएंगे डायरेक्शन को। तीसरे वाले पे +2 सिग्मा का चार्ज डेंसिटी है। प्लस होने की वजह से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से दूर, मतलब ये ऊपर की तरफ होगा। कितना? +2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। तो ये आपका पॉइंट ए है। हमारे स्पेस में 3 सीट थे, तीनों का इन्फ्लुएंस वहां पे लिखना था। पहले वाले का इन्फ्लुएंस इतना, दूसरे वाले का इन्फ्लुएंस उससे अपोजिट में इतना, तीसरे वाले का इन्फ्लुएंस इतना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तीनों को ऐड कर देंगे तो दिस। अब देखिए यहां लिखते वक्त माइनस लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहां तो हमने डायरेक्शन को दे दिया एरो से, तो माइनस यही कंज्यूम हो गया। लेकिन यहां मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एरो तो है नहीं, तो प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो -3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0 +2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 3ε0। कहने का मतलब 8 10 7 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2ε0। वैसे एक और तरीका है, अगर आप एक्सट्रीम वाले पे निकाल रहे हैं, मतलब सारे प्लेट्स के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये प्लेट यहां है या यहां है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसके लिए भी ये प्लेट यहां होता या यहां होता या यहां होता या यहां होता या यही होता, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस किसी काम का ही नहीं है। तो फिर एक काम क्यों नहीं कर लेते, सबको एक साथ मिला लीजिए। तो अब सबको मिला के एक प्लेट बना लीजिए और उस प्लेट का चार्ज डेंसिटी 8 सिग्मा -3 सिग्मा
प्लस 2 सिग्मा मतलब 7 सिग्मा, और इधर कहीं आपका पॉइंट ए है। तो अब देखिए इस पे नेट चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और एक इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं चार्ज डेंसिटी मतलब 7 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 7 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो एक ही चीज है दोनों। दूसरे वाले में थोड़ा सा टर्म्स कम लिखना पड़ा क्योंकि हम लोग को मालूम है एक इनफाइनाइट सीट के कारण डिस्टेंस किसी काम का नहीं होता, तो प्लेट्स यहां हो या यहां हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तीनों को एक साथ ले आइए। अब अगर हमसे पॉइंट डी का पूछ लिया तो वो आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं एट पॉइंट डी। क्या करना है, क्योंकि ये भी सारे सीट्स के बाहर है, तो एक काम कर लीजिए ना, सबको एक साथ मिला लीजिए। ये एक सीट हो गया और इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, प्लस 8 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा मतलब 7 सिग्मा। यहां पे अपने पास कोई पॉइंट डी है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके पास चूंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से दूर होगा और इसका मैग्नीट्यूड 7 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं। इसका मतलब है डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 7 डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो अब बात है कि बी पॉइंट पे कितना होगा। क्या आप निकाल सकते हैं, इन तीनों सीट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रख दीजिए। एट पॉइंट बी तो अगर बी पॉइंट को देखा जाए तो ऊपर वाले सीट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इस वजह से उस प्लेट से दूर मतलब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 8 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के ही तरफ होगा, मतलब वो भी नीचे, और उसका मैग्नीट्यूड ये लग गया डायरेक्शन 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तीसरा प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसकी वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर मतलब ऊपर की तरफ, और उसका स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुल मिला के ये तीन वेक्टर्स हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ये 8 और 3 11 माइनस 2, तो 9 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक पॉइंट रह गया सी पॉइंट, आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो 3 सवाल हो गए, इसमें चौथा ये हो जाएगा। तो ये काफी आसान सा सवाल है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक डिस्क की वजह से स्पेस पे उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, जिसमें पहले वाले केस में डिस्क नॉन कंडक्टिंग और थीन था। फिर स्पेशल केस आया, पहले स्पेशल केस में हमारा डिस्क एक कंडक्टिंग डिस्क लिया थीन सा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, और हमने देखा कि अगर आप चार्ज के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं है, सिग्मा के टर्म पे लिखने में थोड़ा सा एक्सप्रेशन में बदलाव हो जाता है, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। फिर अगले स्पेशल केस में हम लोगों ने डिस्क को इनफाइनाइट सीट में कन्वर्ट करा, और एक इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में सब जगह कांस्टेंट होता है, और उसका वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर तीसरे केस में हमारा थिक नॉन कंडक्टिंग डिस्क था, जिसका थिकनेस हमने टी लिया, और वो टी बहुत छोटा था उस डिस्क के रेडियस या फिर उस जगह जहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब एक्स से।
तो वैसे केस में सिग्मा रो इंटू टी से रिप्लेस हो गया था। फिर हम लोग ने उसको एक दो प्रॉब्लम्स में अप्लाई करा। तो बच्चों, अगर ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट रह गया तो भी आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछिए कि क्या डाउट रह गया, हम उसको सॉल्व करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और अगर ये आपके काम आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचे जो घर पे बैठे अभी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं। आप वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। थैंक यू।